नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारत एक सोच में आपका स्वागत है। आज बात भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की। मोदी सरकार ने 96 साल के आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। करीब 7 दशक तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे आडवाणी जी भारतीय राजनीति का वो पन्ना है जिन्हें हर कालखंड के हिसाब से पढ़ने की कोशिश होगी। उनकी शख्सियत और उनके योगदान को हर शख्स अपने अपने तरीके से देखने और समझने की कोशिश करेगा। आडवाणी जी जिंदगी के हर रोल को पूरी शिद्दत से निभाते रहे हैं, चाहे वो विपक्षी बेंच पर बैठने वाला नेता हो, चाहे देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी हो, चाहे अटल जी से दोस्ती निभानी हो या फिर सार्वजनिक सहमति के लिए अटल जी का चेहरा आगे करना हो। बीजेपी के शिल्पकार की भूमिका पर हो या फिर रथ पर सवार होकर लोगों को जोड़ने की मुहिम, आडवाणी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने विपक्ष से जिस तरह के आचरण की उम्मीद की वैसा ही आचरण खुद की जिंदगी में भी उतारा। आज बात करेंगे भारत रत्न आडवाणी के कर्म पथ की। लाल कृष्ण आडवाणी को 2015 में ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। आज की तारीख में बीजेपी जिस मुकाम पर खड़ी है उसमें नींव की भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने निभाई है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह अनुशासित रखती है, उस स्कूल के शुरुआती हेडमास्टर की भूमिका में आडवाणी जी जैसे ही नेता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आडवाणी जी हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई नहीं भूल सकता। आडवाणी जी ने बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में मुख्य शिल्पकार की भूमिका निभाई है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को निजी जिंदगी में अनुशासन और त्याग का ककहरा सिखाया। राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी का चेहरा आडवाणी जी थे, लेकिन बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए खुद ही मंच से ऐलान किया, अब की बारी अटल बिहारी। आज भारत रत्न आडवाणी को पक्ष विपक्ष अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की संसदीय राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी का कितना योगदान है। वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी को शून्य से शिखर की ओर ले जाने में आडवाणी जी ने कितनी मेहनत की है। वो ये भी समझते हैं कि देश को हर तरह से जोड़ने के लिए 96 साल का हो चुका ये नेता पूरी जिंदगी कितना चला है, कितनी बार रथ यात्राएं की हैं। खुद मोदी की जिंदगी में भी आडवाणी के लिए बहुत ही खास जगह है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। भारतीय राजनीति में आडवाणी एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि बेदाग रही है। वो उसूलों के पक्के रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने जैसे ही आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया, पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने तरीके से आडवाणी जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करने लगे। हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में
उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। आडवाणी जी को जो दिए हैं, ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। इस देश के 40 बरस, तकरीबन 40 इयर्स, 4 दशक उस विवाद में गए हैं। हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे आडवाणी जी, मंदिर मस्जिद विवाद। बहरहाल अब तो मुझे लगता है कि क्या ही कहें, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। किसी भी राजनेता के लिए सबसे खुशी का लम्हा यही होता है कि उसने जिस मकसद के साथ राजनीति शुरू की वो पूरा हो जाए। उनकी बेटी और बेटे को भी आज सबसे बड़ी खुशी मिली है। हालांकि 2016 में ही उनकी पत्नी कमला आडवाणी का निधन हो चुका है। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे। और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। आज की तारीख में आडवाणी को अपने ज्यादातर सपने पूरे होते दिख रहे होंगे। उनकी आंखों से समय समय पर निकलने वाले खुशी के आंसू इस बात को बयां करते रहते हैं। भारत रत्न देने के सरकार के फैसले के बाद आडवाणी जी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं जो आज मुझे प्रदान किया गया है। यह न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने की कोशिश की। यह आडवाणी जी के उस जज्बे को सलाम है, परिश्रम की उस पराकाष्ठा का सम्मान है जिसमें उन्होंने अपने जीवन की हर सांस को राष्ट्र के नाम समर्पित कर रखा है। आडवाणी जी क्या हैं? नरम या गरम, लिबरल या हार्डलाइनर? वो पूरी जिंदगी किस तरह का भारत गढ़ने का सपना लेकर आगे बढ़ते रहे। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में साल 1927 में आडवाणी जी का जन्म हुआ। कराची में पढ़ाई और स्कूल के दिनों में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जुड़ाव हुआ। बंटवारे के बाद आडवाणी अपनी जन्मभूमि छोड़कर दिल्ली आ गए और जुड़ गए देश को एक सूत्र में जोड़ने के मिशन में। पत्रकारिता से भी उनका गहरा रिश्ता रहा, जिसका जिक्र उन्होंने कुछ साल पहले न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में किया था। राजनीति में उनकी जोड़ी बनी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। रिश्तों की एक ऐसी डोर बंधी, एक ऐसी केमिस्ट्री बनी जिसे सभी अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते रहे। लाल कृष्ण आडवाणी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, जिसमें निजी जिंदगी में कड़ा अनुशासन है, जिसमें सौम्यता है, जिसमें संवेदना है, जिसमें मानवीय सरोकार है, जिसमें दूसरों को सहयोग करने का अटल हौसला है। यही वजह है कि कुछ साल पहले जब न्यूज 24 के कैंपस में आडवाणी जी पहुंचे तो उनके अंदर का पत्रकार बाहर निकल आया। जीवन भर पत्रकार ही रहा हूं। यूं तो लोग मुझे एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते जानते हैं, लेकिन राजनीति मेरे लिए पत्रकारिता के साथ साथ आई और एक प्रकार से पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आई। और मुझे बहुत खुशी है कि इस
इन दिनों में भी इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ कि जिसमें मैं दोनों कार्य साथ साथ कर सका, पत्रकारिता भी और पत्रकारिता भी। बहुत खुशी की बात है और आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत अंतःकरण से आपको धन्यवाद देता हूँ। आडवाणी जी के लिए पत्रकारिता और राजनीति दोनों समाज सेवा का जरिया है। उनकी पढ़ाई कराची में हुई और देशभक्ति का पहला पाठ बचपन में ही सीखा। समाज के लिए कुछ कर गुजरने के इरादे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्रिकेट और सिनेमा दोनों के शौकीन रहे हैं आडवाणी जी। पढ़ाई में मैं सामान्यतः अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ाई के अलावा मेरी कोई रुचियां थी, तो एक क्रिकेट और एक सिनेमा। और संयोग ऐसा है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक जयंत लड़का है, एक प्रतिभा लड़की है। जयंत ने क्रिकेट की रुचि इनहेरिट की है और इसीलिए ये मेरे घर पर जो सचिन या धोनी या सब ये क्रिकेटर्स आए हुए हैं कई बार, तो उसका एक कारण जयंत है। भारत को आजादी मिली बंटवारे की कीमत पर। ऐसे में अपना घर बार छोड़ आडवाणी सिंध से भारत की ओर चल पड़े और राजस्थान में बंटवारे का दंश झेल रहे लोगों की मदद के मिशन में जुट गए। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और फिर जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में देश जोड़ने की मुहिम में जुटे रहे। साल 1957 में आडवाणी को राजस्थान से दिल्ली भेजा गया, जहां अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी गजब की केमिस्ट्री बनी। हार में, जीत में, सरोकार में, सहयोग में, संताप में, संवेदना में, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझने लगे। एक बाई इलेक्शन नया बांस से जनसंघ हार गया तो दोनों बहुत दुखी हुए। हम दोनों अंदर में वहीं पर उसमें लगे हुए थे एक चुनाव में, और हार गए। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई फिल्म देखे आए। उन्होंने ही कहा होगा, उन्होंने कहा कि चलो फिल्म कोई देखे, इस हार के बाद हम गलत करें। तो फिर गए थे हम इम्पीरियल सिनेमा दे, और इम्पीरियल सिनेमा में गए बिना देखे हुए कि कौन सी फिल्म है क्या है, और अंदर पहुंचे तो देखा कि फिल्म लगी हुई है फिर सुबह होगी। और मुझे याद है कि उसके बाद जब थोड़े दिन बाद एक गांधीनगर में ही एक अधिवेशन हुआ हमारा, उस अधिवेशन में मैंने ये सुनाया किस्सा, और मैंने कहा कि आज मैं अटल जी को कहना चाहता हूँ कि फिर सुबह हो गई है, जीत करके हम यहाँ आए। राजनीति में आडवाणी से अटल जी थोड़ा सीनियर थे। इस जोड़ी की आंखों में एक नए भारत का सपना पल रहा था। दोनों एक दूसरे की ताकत बने रहे, लेकिन भारतीय जनसंघ को वोट की जमीन पर बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। साल 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद वाजपेयी ने जनसंघ के अध्यक्ष पद तो छोड़ने की बात कही और आडवाणी से अध्यक्ष बनने के लिए कहा, पर आडवाणी ने बड़ी विनम्रता के साथ कह दिया कि वो अध्यक्ष पद के लिए फिट नहीं है। अटल जी ने कहा कि अब तुमको अध्यक्ष बनना है पार्टी का। मैंने कहा मैं नहीं बन सकता, मैं तो अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति, हिंदी अभी अभी सीखा हूँ थोड़ी थोड़ी, और वो भी पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, केवल थोड़ी बहुत फिल्में देखने के कारण टूटी फूटी बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ वैसे। तो एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया, और
जिस कॉम्प्लेक्स के कारण मैं लगातार इनकार करता रहा कोई भी जवाबदारी लेना पार्टी की। रणनीति बनाने और संगठन चलाने में आडवाणी जी का कोई मुकाबला नहीं। वक्त का पहिया आगे बढ़ता रहा और जनसंघ का ये दिग्गज और अपनी निजी जिंदगी में अति अनुशासित ये नेता कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करता रहा। जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल का ऐलान किया तो आडवाणी को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इमरजेंसी का अंधेरा छटा, चुनाव हुआ और देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो आडवाणी को एक बहुत खास जिम्मेदारी दी गई। मैंने उनको कहा कि मैं तो मोरारजी भाई को कहूंगा कि मुझे तो सूचना प्रसारण मंत्रालय दे, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूं और इन दिनों में सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी पर हुए हैं तो पत्रकारों पर हुए हैं। और मैं तो चाहूंगा कि ये सारे जितने प्रतिबंध लगे हैं पत्रकारों पर और पत्रकारिता पर, उन सब से मुक्ति दिलाने में मैं योगदान कर सकूं। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस कितना जरूरी है यह आडवाणी बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। ऐसे में मीडिया की स्वतंत्रता उनके एजेंडे में टॉप पर रही। आडवाणी के राष्ट्रवाद के केंद्र में आम आदमी, इस देश की परंपराएं और लोकतंत्र हमेशा ऊपर रहा। इमरजेंसी के बाद बनी मोरारजी देसाई सरकार में आडवाणी जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। उन्होंने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की ऑटोनॉमी के मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर चर्चा शुरू की। साल 1980 में जब भारतीय जनसंघ की गर्भनाल से बीजेपी का जन्म हुआ तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही। बीजेपी के पहले अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई अटल बिहारी वाजपेयी को। 1984 के आम चुनाव में सहानुभूति की लहर में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला तो नई नवेली बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। ऐसे में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का झंडा उठाया बीजेपी के लाल ने। लाल कृष्ण आडवाणी ने नए सिरे से पार्टी की राजनीतिक जमीन तैयार करना शुरू किया। एक डेडली कॉम्बो बना अटल आडवाणी का। हिंदुत्व का चेहरा बने आडवाणी और हर दिल अजीज उदारवादी वाजपेयी। ये भारत में मंडल कमीशन यानी आरक्षण का दौर था, जब सारी राजनीतिक पार्टियां अपने लिए नया आसमान तलाश रही थी। मंडल के लहर के जवाब में आडवाणी राम रथ पर सवार हो गए। यहीं से देश के घर घर में बीजेपी की चर्चा होने लगी। तब नारा लगता था, वो जात पात से तोड़ेंगे, हम धर्म संस्कृति से जोड़ेंगे। आडवाणी की रथ यात्रा ने उत्तर भारत में बीजेपी को बड़ी राजनीतिक जमीन दिला दी। बीजेपी एक अलग राह पर चल रही थी, जिसमें चाल, चरित्र और चेहरा तीनों अलग थे। आडवाणी अच्छी तरह से समझ रहे थे कि बिना गठबंधन के बीजेपी को सत्ता में लाना मुश्किल होगा। ऐसे में गठबंधन में साथियों को जोड़ने के मकसद से बीजेपी का सबसे सहज और स्वाभाविक चेहरा होने के बावजूद आडवाणी जी ने अटल जी को आगे कर दिया। नई सोच के साथ बनी बीजेपी भी चुनावी जमीन पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार गुणा भाग कर रहे थे। पार्टी को सत्ता में कैसे लाया जाए। वो साल 1986 का था। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर आडवाणी को बिठाया गया। इसके बाद आडवाणी ने भारत की सियासी प्रयोगशाला में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के केमिकल को डालना शुरू कर दिया। 5 साल बाद ही बीजेपी 2 सीटों से लोकसभा में 85 पर पहुंच गई। इस दौर में मंडल की आंधी चल रही थी। लोहियावादी स्कूल से निकले नेता जहां जात पात के नाम पर राजनीतिक जमीन बनाने में लगे थे, तब बीजेपी ने अलग और नई राह पकड़ी। बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ पर सवार हो गए।
पूरे देश में राम लहर चलने लगी। सियासी जमीन पर मंडल की गर्म हवा तेजी से ठंडी पड़ने लगी। राम नाम से होने वाले चमत्कार ने आडवाणी के इरादों को और मजबूत कर दिया। उन्हें उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिल रही थी। जो अंधभक्ति है हिंदुस्तान के नागरिक की, उसके कारण एक चमत्कारी समर्थन इस रथ यात्रा को मिला और यह जो चमत्कार है वो राम के नाम का है। आडवाणी का रथ जहां जहां गया बीजेपी के पक्ष में आंधी चलने लगी, लेकिन आडवाणी के रथ को बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव ने रोक लिया। तब तक देश का बड़ा हिस्सा बीजेपी के रंग में रंग चुका था। अयोध्या 6 दिसंबर 1992। हजारों कार सेवकों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। तब आडवाणी भी अयोध्या में मौजूद थे। बीजेपी अलग राह पर थी। संगठन की कमान कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय आडवाणी के हाथों में थी, तो पार्टी का चेहरा उदार वाजपेयी थे। मैं मानता था कि राजनीति में जो गुण अटल जी में हैं वो मुझ में जितनी मात्रा में हो सके उतना लाभ होगा। जिसको कह सकते हैं कि मेरे लिए रोल मॉडल अगर राजनीति का कोई हो सकता है तो अटल जी हो सकते हैं। और वो इसीलिए मैं भी अगर धीरे धीरे करके उनके साथ रहते रहते भाषण देना भी सीख जाऊं और कभी कभी थोड़ी बहुत चुटकुलेबाजी भी कर लूं, ये अगर गुण आए तो लाभ होगा। आज है नहीं। कुल मिलाकर के रोल मॉडल के रूप में मेरे सामने वो ही रहे। चाहे चिंतन के प्रक्रिया के लेवल पर मैं समझता था कि दीनदयाल जी ही आदर्श है, आदर्श के नाते। बाकी जो गुण चाहिए एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता में, वो तो अटल जी से ही सीखने पड़ेंगे। आडवाणी ने 1996 लोकसभा चुनाव से पहले ही वाजपेयी का नाम आगे कर दिया। इसे राजनीति में बड़े लक्ष्य के लिए त्याग का नाम राजनीतिक पंडित देते हैं। देश की बड़ी आबादी और बीजेपी कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे थे कि अगर बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनी तो पीएम आडवाणी बनेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए खुद ही ऐलान कर दिया, अब की बारी अटल बिहारी। नतीजा ये रहा कि बीजेपी के 161 कमल खिल गए। लोकसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वाजपेयी प्रधानमंत्री और आडवाणी देश के गृह मंत्री बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन 13 दिन में ही वाजपेयी सरकार गिर गई। इस दौर में सत्ता के लिए जो गठबंधन बना उसमें बीजेपी को अपने मूल मुद्दों को किनारे रखना पड़ा। साल 1998 में फिर बीजेपी का परचम लहराया। आडवाणी गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए बड़े और कड़े फैसले लेने में जरा भी नहीं हिचके। भले उस दौर में कई बार वाजपेयी और आडवाणी के बीच तनाव की खबरें भी सुर्खियां बनती रहती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अटल के नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की। अगर कोई विशेषता रही है अटल जी के शासन की तो ये रही है कि उन्होंने एक तरफ तो जनता की कठिनाइयों को हल करने के लिए प्रामाणिकता से लगातार कोशिश की और उसमें सफलता पाई, और दूसरी बात यह है कि देश की एकता में कभी कोई कमजोरी नहीं आने दी, न जातिवाद के कारण न सांप्रदायिकता के कारण। नहीं तो इतना विविधतापूर्ण देश, उसको एक बनाए रखने के लिए अलग अलग पार्टियों को एकत्र कर पाना और उनका नेतृत्व करना, ये कोई सहज बात नहीं है, जो कि अटल जी ने करके दिखाई। और इसीलिए एनडीए जैसी सरकार भी चला के दिखा दी। बढ़िया। आडवाणी का एक और बड़ा योगदान रहा पार्टी के लिए एक क्षत्रप तैयार करने का, जिसके दम पर भारत के कई राज्यों में बीजेपी सत्ता में आई।
इसमें यूपी में कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश में उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, राजस्थान में वसुंधरा राजे, गुजरात में नरेंद्र मोदी, कर्नाटक में BS येदियुरप्पा जैसे नेता रहे। आडवाणी ने जिन क्षेत्रपों को तैयार किया उनका अपना सामाजिक आधार था, सत्ता चलाने का अलग स्टाइल और विकास का अपना अपना मॉडल। बीजेपी भले ही 2004 में केंद्र की सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन कमल का निशान थामे क्षत्रप पार्टी को नई ताकत दे रहे थे। दूसरी ओर अपनी कई रथ यात्राओं के जरिए आडवाणी ने देश के नेताओं को लोगों से जुड़ने का नया रास्ता दिखाया। आडवाणी राजनीति में शुचिता का दूसरा नाम रहे। जिन मूल्यों पर वो दूसरे को घेरते रहे उसे अपनी निजी जिंदगी में भी अमल किया, चाहे जैन हवाला कांड में नाम आने के बाद खुद के निर्दोष साबित होने तक इस्तीफा का मसला हो या फिर वंशवाद के खिलाफ जंग की बात हो, तो उन्होंने अपने बेटे जयंत की राजनीति में एंट्री रोकने में देर नहीं लगाई। हालांकि सियासतदानों का एक वर्ग उन्हें कट्टर और सांप्रदायिक मानता रहा है, लेकिन 2005 में पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के तारीफ में आडवाणी के मुंह से कुछ शब्द क्या निकले, वो घर ही में इस कदर घिरे कि उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में आडवाणी के सार्वजनिक जीवन में कई ऐसे मोड़ हैं जिनकी व्याख्या इतिहास समय के साथ अपने अपने लेंस से करता रहेगा। अटल जी की सरकार में आडवाणी गृह मंत्री जैसे अहम पद पर रहे। वो उप प्रधानमंत्री भी बने। उनके काम करने का स्टाइल कुछ ऐसा रहा कि उन्हें बीजेपी का लौह पुरुष कहा जाने लगा। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कभी आडवाणी जी के करीबी सहयोगियों में हुआ करते थे। साल 2009 में बीजेपी आडवाणी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ी, लेकिन सत्ता में नहीं आ सकी। ऐसे में 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया तो आडवाणी जी की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। पर जब बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई तो आडवाणी ने नरेंद्र मोदी का आभार जताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 2014 के रणभूमि सजने से पहले बीजेपी और संघ में इस बात पर मंथन चल रही थी कि किस चेहरे के साथ चुनावी अखाड़े में उतरा जाए। बीजेपी में कई खेमे बन गए। एक खेमा आडवाणी के पक्ष में था तो दूसरा खेमा किसी दूसरे चेहरे पर दाव लगाने की वकालत कर रहा था। बीजेपी और संघ को नरेंद्र मोदी में संपूर्ण संभावना दिखी। ऐसे में गोवा में बीजेपी के भीष्म पितामह यानी आडवाणी की नाराजगी के बावजूद मोदी को लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी गई। आडवाणी इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन संघ भी मोदी के साथ मजबूती से खड़ा था। हिंदुत्व और विकास के नए कॉकटेल में आम आदमी को अपने अच्छे दिनों की उम्मीद दिखने लगी। बीजेपी जब प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई तो आडवाणी ने नरेंद्र मोदी का कुछ इस अंदाज में आभार जताया। मैं सोचता हूं आज 47 से लेकर के आज तक के प्रसंग, तो उनमें एक 47 जब आजादी मिली बहुत खुशी हुई थी, आंखों में आंसू आए थे। उसके बाद एक बार जब इमरजेंसी लगी थी, हम लोग जेल में चले गए थे, तो हमने कहा ये क्या हुआ। वाजपेयी जी मैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए बेंगलोर गए थे और वहां पर ले गए हमको कारावास में। क्या हुआ, फिर वो इमरजेंसी समाप्त हुई, जिस प्रकार से आंखों में फिर से आंसू आए। आज भी वैसे जब मैं यहां आया, नरेंद्र भाई मिले और नरेंद्र भाई का अभिनंदन मैंने किया तो आंखों में आ गए। और ये सारे के सारे प्रसंग ऐसे हैं कि जो मुझे याद दिलाते हैं कि ये मेरे लिए जिस पार्टी के माध्यम से जीवन भर देश की सेवा करने की राजनीति को परिष्कृत और पवित्र और शुद्ध बनाने की कोशिश की है, उसके जीवन में भी ये ऐतिहासिक प्रसंग है। आडवाणी का वो सपना पूरा हुआ जिसे उन्होंने बीजेपी के जन्म के साथ देखा था। इसके लिए वो दशकों से संघर्ष कर रहे थे। बीजेपी में आए बड़े बदलाव को पार्टी के कई नेता महसूस कर रहे थे।
आडवाणी भी बीजेपी के नए सूरज को निहार रहे थे, लेकिन राजनीति के चतुर खिलाड़ी मोदी अच्छी तरह जानते थे कि बैठक में मौजूद लोगों के मन में क्या चल रहा था। आडवाणी जी ने शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग में। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या माफ सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं। जैसे भारत में वैसे ही भाजपा भी नहीं। आडवाणी के मन में तब क्या चल रहा होगा ये तो वही जानते होंगे, लेकिन यहीं से बीजेपी अटल आडवाणी युग से मोदी शाह के दौर में प्रवेश कर गई। बीजेपी बदलाव के नए रास्ते से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगी, जिसमें प्रचार से लेकर नई पीढ़ी के नेताओं को तैयार करने के नए सिरे से फॉर्मूले और मानदंड तय होने लगे। आडवाणी जी के दौर के गठबंधनों पर भी नए सिरे से काम होने लगा, तो मार्गदर्शक मंडल में बैठे बीजेपी के दिग्गज नेता नए दौर के हिसाब से पार्टी में आते बदलावों पर चिंतन मनन करने लगे। आडवाणी जी जिस राजनीतिक धारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष किया, उसका मुखर और बुलंद नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। आज की तारीख में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनके तैयार है। सेक्युलर कम्युनल राजनीति हाशिए पर लग चुकी है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मजबूत धारा देश में बह रही है। आडवाणी जी जिस तरह के सपनों के भारत को गढ़ने के लिए 7-8 दशकों तक आगे बढ़ते रहे, शायद वो बहुत हद तक पूरा हो गया है। अटल जी अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आडवाणी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान हो चुका है। वैसे तो सम्मान कभी भी दिया जा सकता है, पर शायद कुछ साल पहले आडवाणी जी को ये सम्मान दिया गया होता तो अच्छा होता। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।